हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था नॉट समीकरण की, नॉट समीकरण के अनुप्रयोग की। उसकी सहायता से किसी सेल के ईएमएफ के लिए नॉट समीकरण की तथा किसी सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव और साम्य स्थिरांक में संबंध की। आज हम बात करेंगे बैटरियों की, बैटरियों के प्रकार की, ईंधन सेल की। सबसे पहले बात करें हम बैटरिया। बैटरिया वास्तव में एक प्रकार के लेक्लांसी सेल या डेनियल सेल होते हैं। इसमें मुख्यतः कई सेल श्रेणीबद्ध क्रम में व्यवस्थित रहते हैं तथा बैटरियों का उपयोग मुख्यतः रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अर्थात जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा होती है उनको सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बैटरियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक बैटरियां और द्वितीयक बैटरियां। बैटरियों की एक विशेषता और है कि इसमें किसी विद्युत अपघटनीय पदार्थ का रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा रेडॉक्स अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में या सेल कोई भी बैटरी वास्तव में जिसमें कई सेल श्रेणीबद्ध होते हैं, सेल जिससे हम रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं या जिसे हम विद्युत ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, बैटरियां कहलाती हैं। बैटरियां मुख्यतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं या सेल जो रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, बैटरियां कहलाती हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा सेल या टॉर्च का सेल कह लें, मोबाइल की बैटरी कह लें या फिर आपके घरों में लगे हुए इन्वर्टर की बैटरियां। अब आपने देखा होगा कि टॉर्च का सेल एक बार खराब हो जाता है तो आप फिर नया सेल खरीद के लाते हैं, लेकिन मोबाइल का बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी को आप एक बार डिस्चार्ज हो जाने पर पुनः चार्ज कर सकते हैं या फिर विद्युत धारा देकर पुनः उसे आवेशित कर लेते हैं। अतः
पुनः प्रयोग में लाने और विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के आधार पर बैटरियां दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी, या हम कहें प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल। यानी बैटरियां कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। कौन कौन सी? प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल और द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल। बात करेंगे प्राथमिक सेल की। प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। आपको पहले ही बताए हैं कि प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, अर्थात एक बार उपयोग में लाने के बाद उसको समाप्त करना पड़ता है। तो कह सकते हैं प्राथमिक सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को केवल एक बार ही संपन्न किया जा सकता है। एक कुछ समय पश्चात सेल अनुपयोगी हो जाता है और इस सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए बैटरियों का या कैमरे का जो टार्च का सेल आप देखे होंगे, घड़ी का सेल देखे होंगे इत्यादि। हम बात करें सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल की। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल वह सेल जिसे पुनः आवेशित किया जा सके, अर्थात पुनः एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः चार्ज किया जा सके, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। द्वितीयक सेल में इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को बाह्य स्रोत से विद्युत धारा देकर पुनः उत्क्रमणित किया जाता है। विद्युत धारा के अर्थात इसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है, इसलिए इसे संचायक सेल भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे पास बिजली आ रही होती है तब इन सेलों को पुनः आवेशित कर लेते हैं, अर्थात चार्ज कर लेते हैं। चार्ज करने के बाद कुछ दिनों तक या कुछ घंटों तक रखकर पुनः जब हमको आवश्यकता होती है तो इस संचित ऊर्जा को या संचित रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। हमने देखा है कि बैटरी या इन्वर्टर की बैटरी हो गई या मोबाइल की बैटरी हो गई, कुछ घंटे या कुछ समय के लिए हम लोग बिजली से जोड़कर चार्जर के माध्यम से जोड़कर चार्ज कर लेते हैं और पुनः अपने आवश्यकता अनुसार उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे ईंधन सेल की। ईंधन सेल एक प्रकार का डैनियल सेल है जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, किंतु इसमें जो विद्युत ऊर्जा का प्राप्त करने का स्रोत है उसकी लगातार पूर्ति करके विद्युत ऊर्जा को लगातार प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इसमें ईंधन को लगातार दहन के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन लगातार संभव है। आप जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हम लोग दो प्रकार के स्रोतों पर निर्भर करते हैं, प्राकृतिक स्रोतों पर और थर्मल स्रोतों पर। थर्मल यानी तापीय विद्युत ऊर्जा गृहों पर। तापीय विद्युत ऊर्जा गृहों में कोयला या ईंधन इत्यादि को जलाकर उच्च ताप उत्पन्न करते हैं। उच्च ताप के द्वारा जल को वाष्प या स्टीम में परिवर्तित करते हैं, उच्च दाब के वाष्प में परिवर्तित करते हैं और उससे बड़े बड़े टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह प्रोसेस बहुत अधिक खर्चीला और समय लेने वाला, समय और श्रम दोनों का नुकसान होता है। अतः हम लोग एक विशेष प्रकार के सेल का निर्माण करते हैं जिसे ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल या फ्यूल सेल।
आपको बताएं कि फ्यूल सेल क्या है। डेनियल सेल है, ऐसा गैल्वनी सेल, परिभाषा की बात करें तो ऐसा गैल्वनी सेल जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन या मेथेनॉल आदि को ईंधनों की आदि ईंधनों की दहन की रासायनिक ऊर्जा सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल कहलाता है। ईंधन सेल बहुत ही उपयोगी सेल है। इसके द्वारा प्रदूषण लगभग नगण्य होता है। अगर कहें तो यह प्रदूषण मुक्त होता है। खासकर ऑक्सीजन ईंधन सेल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ईंधन सेल, इसके एक एग्जांपल्स की बात करेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ईंधन सेल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दहन के फलस्वरूप जल प्राप्त होता है और वह जल किसी भी तरह का प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है। हाल इसका उपयोग सबसे पहले कोलंबिया यान में किया गया था, जिससे इस माध्यम से प्राप्त जल को उसमें उपस्थित साइंटिस्ट अपने अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाए थे। अर्थात आप पढ़े हैं कि गैल्वनी सेल एक सीमित समय तक कार्य करता है, लेकिन ईंधन सेल भी एक गैल्वनी सेल होते हुए इसमें जब तक अभिकारक प्राप्त होते रहते हैं या तब तक विद्युत ऊर्जा प्रदान करता रहता है। अर्थात अभिकारकों की इलेक्ट्रोडों पर लगातार प्रवाहित करते रहने से लगातार विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ईंधन सेल उच्च दक्षता का होता है। इसकी दक्षता लगभग 70% होती है और प्रदूषण का स्तर नगण्य होता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का एक चित्र आपको बताया है। ये जो देख रहे हैं, इधर से हम यहाँ हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं, इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और ये जो होता है हॉट गर्म कंसंट्रेट KOH का विलयन होता है। ये दोनों जो धन और ऋण दिखाए हैं, ये होता है कोर्स युक्त कार्बन इलेक्ट्रोड्स, कोर्स कार्बन इलेक्ट्रोड्स और एनोड। ये होता है पोर्स, ये जो पूरा देख रहे हैं आप, जिसमें बिंदे बिंदे दिखाए हैं ये वाले, ये कैथोड होता है। इसको पूरा बात करें तो पोर्स कार्बन कैथोड।
इनके अभिक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दहन होता है और इनके दहन के फलस्वरूप H2O स्टीम यानी हाइड्रोजन की जल वाष्प प्राप्त होती है। तो ध्यान दें, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का चित्र है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की दक्षता बहुत अधिक होती है और इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में हम बात करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल के अभिक्रिया के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल बनता है और इससे प्राप्त ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसकी अभिक्रिया निम्नलिखित है। हो चुका है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में 3 चेंबर्स होते हैं। बीच वाले भाग में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। दोनों तरफ पोर्स युक्त यानी छिद्र युक्त कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक एनोड और दूसरा कैथोड का कार्य करता है। 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 20 से 40 एटीएम दाब पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप जल बनता है तथा उत्पन्न ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसमें होने वाली अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो बात करें पहले एनोड अभिक्रिया की। एनोड रिएक्शन, एनोड पर हाइड्रोजन OH आयन के साथ हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सी आयन के साथ क्रिया करके H2O बनाता है और इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं। अब यहां देखें H2O को बैलेंस करने 2 1 3 हो रहा है। 3 की जगह इसको 2 कर दें और यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2H2O बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं। अब बात करें हम कैथोड अभिक्रिया की। कैथोड रिएक्शन में ऑक्सीजन जल से क्रिया करता है और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। बैलेंस करें तो 2 और 3 हो जाएगा, इसलिए यहां भी 2 से गुणा कर दें तो 4 OH आयन। इसको बनने के लिए OH आयनों पर ऋणावेश है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः 4 इलेक्ट्रॉन्स। और आप रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन अर्थात एनोड और कैथोड पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स और ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कैथोड पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर करने के लिए ऊपर वाली समीकरण में 2 से गुणा कर दें और समीकरण को जोड़ दें तो पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी। ये हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड एनोड रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन यानी अर्ध अभिक्रिया जो है कैथोड और एनोड की अर्ध अभिक्रियाएं हैं, दोनों को जोड़ दें तो पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी। तो 2 से गुणा कर रहे हैं तो H2 में 2 से गुणा हो गया 2H2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई तो 4 से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। OH आयन 2 और 2 4, 2 गुना 4। इधर देखें तो उत्पाद में कैथोड अभिक्रिया के उत्पाद में 4 OH आयन है, ये भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या H2 प्लस O2। इधर देखें तो आपका 2 गुना 4 H2O हो रहा है, इधर 2 H2O, ये 2 H2O खर्च हो गए तो बचा यहाँ हमारे पास 2 गुना 4, 4 की जगह में से 2 गया 2 H2O। ये आपकी सेल अभिक्रिया हो जाएगी। ये दोनों ही गैस होंगे, H2 गैस, O2 गैस, H2O लिक्विड। ये आपकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की अभिक्रियाएं हैं। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप देख रहे हैं कि कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, कोई गैस नहीं बन रही है, इसलिए कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का विभव लगभग 0.9 वोल्ट होता है। तथा इसका प्रयोग अपोलो और जेमिनी अंतरिक्ष यानों में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तथा उसमें उपस्थित अंतरिक्ष यात्रियों को पेयजल उपलब्ध कराने, दोनों कार्यों के लिए किया गया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेल है। बात करेंगे धातुओं के संक्षारण की। संक्षारण एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें मुख्यतः संक्षारण की परिभाषा में कह सकते हैं कि जल, वायु, नमी और रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में धातु की ऊपरी सतह का धीरे धीरे क्षय होना या खराब होना संक्षारण कहलाता है। सामान्यतः आपने लोहे पर जंग का लगना देखा है। आपने देखा है कि लोहे की छड़ या कील को जल या वायु में खुला छोड़ देने पर उस पर लाल रंग की या रेड ब्राउन कलर की कुछ परतें बनने लगती हैं। वो परतें धातुओं की ऊपरी सतह के खराब होने के कारण होती है। इसमें शुद्ध धातु और अशुद्ध धातु या धातु ऑक्साइड की जो सतह बनी हुई है वो दोनों ही इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करते हैं। संक्षारण के कारण अत्यधिक खराब होती हैं और बहुत अधिक नुकसान होता है। आपने देखा होगा तांबे के पुराने बर्तनों पर नीले रंग की काई की तरह का एक परत जम जाती है। वो भी धातु ऑक्साइड बनने के कारण होती है। वह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है और धातु का क्षय है। इसको समझने के लिए हम लोहे पर जंग का लगना कैसे होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं आपको बताएंगे। लोहे पर जंग लगना एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है तथा इस क्रिया में रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले एनोड रिएक्शन, लोहे पर जंग के लगने की एनोड अभिक्रिया। एनोड पर Fe इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और Fe धन आयन बनाता है +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है और जल बनाता है। कैथोड रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन आयन ग्रहण करता है जलीय माध्यम या नमी में और जल बनाता है। अब यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या 2 है तो हम क्या करें 4 हाइड्रोजन ले लें, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2s2o। अगर संपूर्ण अभिक्रिया की बात करें तो संपूर्ण अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। Fe प्लस O2 प्लस 4H आयन gives Fe पर +2 प्लस 2s2, यानी इस अभिक्रिया को जोड़ें तो यह अभिक्रिया प्राप्त होगी, संपूर्ण अभिक्रिया। अगर फिर से देखें तो 2Fe, यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए यहां क्या करें 2 से गुणा कर दें तो 2Fe हो गया प्लस इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, या इसको दोबारा देखें तो 2Fe प्लस हाफ O2 प्लस नमी की उपस्थिति 2H2O प्लस गिव्स Fe2O3 प्लस 4H आयन। Fe2O3 प्लस XH2O
gives Fe2O3 into XH2O, ये आपका जंग होता है। यानी एनोड और कैथोड पर, एनोड जो शुद्ध धातु होती है वो एनोड का कार्य करती है, और Fe नमी या ताप की उपस्थिति में अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत होता है। कैथोड पर ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन क्रिया कर लेते हैं, क्रिया करके H2O बनाते हैं। संपूर्ण अभिक्रिया को देखें तो Fe 2Fe था, 2 से गुणा किए थे, ऑक्सीजन 4H आयन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, 2Fe धन आयन प्लस 2 H2O। इस अभिक्रिया को और स्पष्ट करने के लिए देखें तो 2Fe प्लस हाफ O2 प्लस 2H2O, ये आपस में क्रिया करके Fe2O3 बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। यही हाइड्रोजन आयन Fe से क्रिया करता है। Fe2O3 जल से क्रिया करके Fe2O3 into XH2O का एक मिश्रण बनाते हैं, जिसे जंग कहते हैं। आप जानते हैं कि धातुओं के संक्षारित होने से या कुलसित होने से उनकी ऊपरी सतह खराब होती है, और बार बार ये प्रक्रिया होने के कारण धातुएं समाप्त होने लगती हैं, जिससे अत्यधिक नुकसान होता है। इससे बचने के लिए धातुओं के संक्षारण से बचाने के कुछ उपाय, यानी हम बात करें संक्षारण से बचाव की, तो संक्षारण से बचाव की आपने सबसे अच्छी टेक्निक देखी है पेंट लगाना। धातुओं की सतह पर आप देखते हैं कि प्राइमर या पेंट लगा देने से नमी, जलवाष्प और अन्य रासायनिक पदार्थ धातु की सतह से नहीं टकराते हैं, जिनके कारण उनका संक्षारण रुक जाता है। दूसरा, धातुओं पर की सतह पर लेपन, धातु लेपन, गैल्वेनीकरण, या एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे लोहे के पाइप आपने देखा है, जो हैंडपंप का पाइप होता है, उस पर क्या करते हैं, जिंक की पॉलिश होती है। लोहे का तो होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि बाहर से जब नया पाइप लाते हैं तो एकदम सफेद चमकीला होता है, यानी उस पर जिंक की परत चढ़ी होती है। इसी तरह से चांदी पे सोने की पॉलिश की जाती है या अन्य धातुओं की पॉलिश की जाती है। तीसरा उपाय है, उस पर आपने देखा होगा कि बरसात में ट्रैक्टर या अन्य गाड़ियां जिनको नहीं चलाना होता है, उनके ऊपर हम लोग ग्रीस या मोबिल लगा देते हैं। मोबिल ऑयल या ग्रीस लग जाने के कारण धातुओं की जो सतह होती है वो वायु और नमी के संपर्क में आने से बच जाती है, तथा इस प्रकार धातुओं के संक्षारण को रोका जा सकता है।